हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 2 पार्ट्स कवर कर चुका हूं। पार्ट थर्ड के अंदर आज हम कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। आपसे आगे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके मैकेनिज्म को डिस्कस कीजिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मैकेनिज्म को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जाम पेपर में आपको कितना लिखना है, कौन सा डायग्राम आपको बनाना है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किसी जीन या डीएनए सेगमेंट के वियोजन यानी कि आइसोलेशन या संश्लेषण में अनेक टेक्निक काम में लाई जाती है। ये निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट टेक्निक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सहायता से डीएनए का सेगमेंट्स में क्लीवेज करना, उसको कट करना। नंबर सेकंड जीन का क्रमिक संश्लेषण। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का संश्लेषण। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए का जो सेगमेंट होता है, यानी कि डीएनए क्लीविंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। यूकैरियोटिक जीनोम से डीएनए के वांछित खंडों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या मैकेनिकल मेथड के द्वारा काट लिया जाता है। अनेक अवसरों पर जीन बैंक या जीनोम लाइब्रेरी में डीएनए सेगमेंट्स को पृथक करके संचित यानी कि उसे स्टोर किया जाता है। जीनोमिक डीएनए को किसी भी प्लांट या एनिमल के टिश्यू से वियोजित यानी कि उसको आइसोलेट कर सकते हैं। इसके लिए इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रखते हैं जिससे कि यह विभिन्न यानी कि डिफरेंट शेप वाले सेगमेंट्स में टूट जाता है। इन खंडों को अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। इस कार्य के लिए 2 प्रकार की जेल प्रयोग में आती है। पहली है एग्रोस जेल, दूसरी है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। एग्रोस जेल जो होती है ये डीएनए के बड़े खंड वियोजित यानी आइसोलेट करती है, तथा जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो होती है ये डीएनए के छोटे खंडों यानी जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं उनको विभाजित करती है। राइट। दूसरा स्टेप्स यहाँ पर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कि अब डीएनए खंडों की हम पहचान कैसे करेंगे। पट्टियों या बैंड के रूप में सेपरेट डीएनए सेगमेंट्स को मोलिकुलर प्रोब के द्वारा पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के ज्ञात न्यूक्लियोटाइड क्रम वाले सिंगल स्टैंडर्ड या रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए सेगमेंट विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट के समजात होते हैं। रेडियो एक्टिव लेबल किए हुए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ संकरण करते हैं। संकरण के इन प्रदेशों का ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं। नंबर सेकंड आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप है सिंथेसिस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, नंबर सेकंड है एंजाइमेटिक असेंबली ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो सिंथेसिस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से होता है, तो इसमें केवल 10 से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स युक्त डीएनए के सेगमेंट्स यानी कि स्मॉल सेगमेंट्स बनते हैं। इन छोटे खंडों को यानी इन स्मॉल सेगमेंट्स को ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इनका संश्लेषण जो होता है वो फास्फोडाइएस्टर मेथड से अथवा फिर फॉस्फोइड ट्राइएस्टर मेथड के द्वारा होता है। फॉस्फेट ट्राइएस्टर मेथड में पेंटावेलेंट फॉस्फोरस के स्थान पर ट्राइवेलेंट फॉस्फोरस कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। नंबर सेकंड पर आता है एंजाइमेटिक असेंबली ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। केमिकल रूप से संश्लेषित यानी सिंथेसिस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के स्वतंत्र जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम द्वारा एटीपी की सहायता से फॉस्फोराइलेट किया जाता है। इन फॉस्फोराइलेट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के मिक्सचर को 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए की स्मॉल मॉलिक्यूल के जुड़ने से डीएनए के पूरे अणु का निर्माण होता है। नंबर थर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस। इस मेथड में आवश्यक प्रोटीन के मैसेंजर आरएनए को एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का संश्लेषण करने के लिए टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करते हैं। इसकी खोज एच टेमिन तथा डी बेल्टिमोर ने सन 1970 में की थी। आवश्यक मैसेंजर आरएनए को सेपरेट करने के लिए किसी समुचित उत्तक यानी टिश्यू से उसका समस्त यानी कि जो टोटल आरएनए है उसको निकाल लिया जाता है। अब मैसेंजर आरएनए के 3 प्राइम एंड से प्राइमर के रूप में पॉली ए क्रम को यानी सीक्वेंस को संकलित किया जाता है। इस टाइप से फॉर्म्ड यानी कि निर्मित डीएनए के एक सिरे पर एक हेयरपिन लूप होता है।
इस लूप को एंजाइम S1 न्यूक्लियस से ट्रीटेड यानी कि उपचारित करके काट दिया जाता है। नंबर सेकंड स्टेप क्या था? इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट टू ए क्लोनिंग वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने डीएनए फ्रेगमेंट को जनरेट किया। नंबर सेकंड हम अब क्या करेंगे? इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी कि जिस डीएनए को हमने जनरेट किया है, जो फॉरेन डीएनए है, अब उसको हम क्या करेंगे? क्लोनिंग वेक्टर के अंदर उसका इंसर्शन करेंगे, उसे हम ऐड करेंगे या फिर उसे जोड़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट टू ए क्लोनिंग वेक्टर। इसमें आप लोग लिखेंगे वियोजित या पृथक, यानी कि सेपरेट किए गए डीएनए सेगमेंट का इसके क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए से जुड़ने पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है। राइट, यहाँ पर आपको एक चीज नोट डाउन करना है, जो डीएनए अभी हमने सेपरेट किया था उस डीएनए खंड का क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए से जुड़ने पर ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है? एक तो जो डीएनए हमने सेपरेट किया था, दूसरा हम उसे वेक्टर से जब हम जोड़ेंगे तब वो बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसी विशिष्ट यानी कि किसी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से वेक्टर को काट करके इसके सिरों को खोल देते हैं और जो फॉरेन डीएनए है उसको निर्विष्ट यानी इंट्रोड्यूस करके इसके कटे हुए सिरे को डीएनए लाइगेज की सहायता से सील कर देते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हम लोग डीएनए के इस खंड को उसको काटते हैं, और नंबर सेकंड डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से हम लोग उसको सील करते हैं या फिर जोड़ते हैं। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, अतः एक स्थान पर काटने से यह खुल जाता है। अब इसमें क्लोन किए जाने वाले डीएनए को इंट्रोड्यूस करके इसके सिरों को सील कर देते हैं, जिससे कि वो सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है। डीएनए के इंसर्शन के लिए 3 मेथड काम में लाए जाते हैं, जिनमें से आप लोग एक मेथड एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। ये जो पहला मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इजी मेथड भी है, इसको आप लोग एग्जाम पेपर में लिखेंगे। राइट, ये कौन सा मेथड है? स्टिकी और कोहेसिव एंड लाइगेशन मेथड बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। राइट, और इसका डायग्राम भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, काफ़ी आसान है, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा से एक डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? डीएनए के कुछ सेगमेंट को हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये हमने क्या किया? ये हमारा जीन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका क्लोन बनाना है। क्लोन का मतलब समझते हैं, इसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है, यानी सेम इसी के जैसी हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है। ठीक है, बहुत सारी कॉपीज बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा ये जो फॉरेन डीएनए है इसी को हम फॉरेन डीएनए भी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा है वेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक, ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक, जो कि सर्कुलर है। अब हम क्या करेंगे? इस वेक्टर को कट करेंगे यहाँ से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम यहाँ से इसको कट करके इसके सेगमेंट को निकाल लेंगे। ठीक है, इतना हिस्सा हमने बाहर की तरफ निकाल लिया। अब ये कैसा हो जाएगा? ये वेक्टर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक, या क्योंकि इसका ये जो बीच वाला हिस्सा था इसको हमने कट करके बाहर रख दिया। अब हम इस फॉरेन डीएनए को यहाँ पर ला करके इस वेक्टर से जोड़ देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब इससे जुड़ गया। कैसे जोड़ेंगे? कट हमने कैसे किया था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। हम लोग अब इसे लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ देंगे, सील कर देंगे। अब ये क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब इसको हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि ये अपने जैसी और भी मल्टीपल कॉपी बनाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, तीसरा स्टेप क्या होगा कि होस्ट सेल में अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करना। बट अभी जो हमने देखा स्टूडेंट, ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है इसको वेक्टर में इंट्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड है, जिसमें स्पेशली 3 मेथड यहाँ पर बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं, जिनमें से मैंने आपको कहा कि आप लोगों को एग्जाम पेपर में मेंशन करना है स्टिकी और कोहेसिव एंड लाइगेशन मेथड बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। स्टूडेंट, यहाँ पर आपके माइंड में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, कि सर ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है इसको हम क्लोन क्यों बना रहे हैं, इसकी मल्टीपल कॉपीज क्यों बना रहे हैं? हो सकता है स्टूडेंट ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है ये किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी किसी सब्सटेंस का ये संश्लेषण करता हो जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। तो इसलिए अगर हम इसकी और भी ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे तो भारी मात्रा में उस पर्टिकुलर जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, उसका हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। राइट, मान लीजिए कि ये किसी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है ये किसी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है या उस प्रोटीन की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉरेन डीएनए के काफ़ी सारे क्लोन बना लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का प्रोडक्शन हो सके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यही सब होता है। तो स्टूडेंट वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। हमने क्या देखा था
कि वेक्टर के अंदर जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करने के 3 इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें से मैंने आपको कहा ये जो फर्स्ट मेथड है ये आप लोग एग्जाम पेपर में बना लेंगे, काफ़ी इजी मेथड है। इस मेथड का नाम है स्टिकी और कोहेसिव एंड लाइगेशन मेथड बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके। इस मेथड में क्या होता है, इस विधि में सर्वप्रथम एक ऐसे फॉरेन डीएनए तथा एक प्लाज्मिक वेक्टर का चयन करते हैं, यानी सिलेक्शन करते हैं, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स का समान अनुक्रम होता है। यानी इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड है उसका बिल्कुल सेम सीक्वेंस होता है, जो एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा क्लीव होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ डायग्राम को। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को देखें, ये एक लिंकर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान रखें, इसको जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसको कट किया जाता है। जो आप लोग देख रहे हैं ये ब्लंटेड फॉरेन डीएनए होता है। अब हम क्या करेंगे, ये लिंकर मॉलिक्यूल है, ये हमारा फॉरेन डीएनए है और इसके साइड साइड में आपको लिंकर मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, ठीक है। इसको ट्रीट किया गया है, उसके बाद लाइगेज एंजाइम की मदद से इसको बाइंड कर दिया गया है। फिर इसके बाद इको आर फर्स्ट यानी इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसको ट्रीट करके हमने इसके स्टिकी एंड्स तैयार कर लिए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम वेक्टर के साथ भी यही काम करते हैं। वेक्टर में भी आप लोग देखेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं ताकि ये आपस में बाइंड हो सके, ठीक है, आपस में ये जुड़ सकें। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो स्टिकी एंड वाला जो हमारा फॉरेन डीएनए है इसको इस वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ करके हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस प्रकार से तैयार कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो वेक्टर है इसके साथ हमारा फॉरेन डीएनए जुड़ चुका है। अब हम इसे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने का जो स्टेप है ये तीसरा स्टेप है, राइट। होस्ट सेल के अंदर अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये रिप्लिकेट करके दूसरी कॉपी बनाएगा, तो साथ साथ में इस फॉरेन डीएनए की भी कॉपी बन जाएगी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म में हमारा जो तीसरा स्टेप्स था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल, यानी कि अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें बैक्टीरियल सेल या फिर हम कह सकते हैं कि होस्ट सेल में उसका हमें इंट्रोडक्शन करना है, राइट। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि हमने अभी देखा था किस प्रकार से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ था, तो उपरोक्त प्रकार से बने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब किसी होस्ट सेल या बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पर यह रिप्लिकेट करके क्लोन बनाता है और यह ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा होता है। इसमें बैक्टीरियल सेल जो होती है वो सीधे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रहण कर लेती है, राइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म में ये लास्ट स्टेप है जो कि है स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ क्लोन इन ट्रांसफॉर्म सेल, राइट। ट्रांसफॉर्म सेल कौन से सेल हैं, जिसके अंदर हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया था। इम्यूनोलॉजिकल मेथड या न्यूक्लिक एसिड की संकरण विधि द्वारा जीवाणुओं की कॉलोनी में से रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली बैक्टीरियल सेल का सिलेक्शन करके उन्हें सेपरेट कर लिया जाता है। ट्रांसफॉर्म सेल को अब एम्फिसिलिन वाले पोषक माध्यम पर लेपित कर लेते हैं। प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर स्थित एंटीबायोटिक मार्कर बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से प्रतिरोध प्रदान करते हैं। एक ही जनक कोशिका से उत्पन्न रूपांतरित बैक्टीरियल सेल यानी कि ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल अब कोशिकाओं का एक क्लोन बनाते हैं, राइट। तो ये हमने स्टूडेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म के 4 स्टेप्स देखे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सेकेंड चैप्टर जो कि है एंजाइमोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।